उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हाईकोर्ट में पैरवी के लिए सरकार के लाखों की फीस देने और 70% केस हारने के मामले पर चीफ जस्टिस कोर्ट ने अब मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को सुनवाई के लिए रखते हुए राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब कोर्ट में फाइल करें। और याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए दिल्ली से स्पेशल वकीलों को हायर किया, जिन्हें लाखों रुपए की फीस दी गई, लेकिन इनमें कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इससे राज्य को काफी नुकसान हुआ है राजस्व का। याचिका में इस पैसे को रिकवरी कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 15,000 रुपया देखिए प्रति हेयरिंग का, 15,000 रुपया से ज्यादा आप नहीं दे सकते एडवोकेट को। इन्होंने एक हेयरिंग का, मालूम है आपको, 10 लाख रुपया दिया है एक हेयरिंग का। 25-25 लाख रुपए तक इन्होंने एक हेयरिंग के दिए हैं। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आगजनी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोईद जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और अब कोर्ट इस मामले में 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। तब तक सह आरोपी अब्दुल मोईद जेल में ही रहेगा, क्योंकि सुनवाई के दौरान आरोपी अब्दुल मोईद के वकीलों ने कहा कि घटना के दिन मोईद घटनास्थल पर नहीं था। सितंबर के पहले हफ्ते में निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब्दुल मोईद ने हाईकोर्ट की शरण ली है और जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। हमने अब्दुल मोईद की तरफ से आज जमानत लगाई थी और उसमें हमारा आधार ये था कि घटनास्थल पर उस दिन वो मौजूद नहीं था। तो इस ग्राउंड पर कोर्ट ने जवाब मंगाया है सरकार से, 3 सप्ताह का समय दिया है और अगली जो डेट फिक्स्ड है इस मामले में वो 25 अक्टूबर है। और रुड़की के मंगलौर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। आमखेड़ी गांव में खेत के मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। में जो लोग आपस में झगड़े के बाद कुछ लोग के घायल होने में और एक व्यक्ति की मृत्यु की इसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और हॉस्पिटल से भी संपर्क किया जा रहा है। एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का भी इलाज के लिए पुलिस को भी बताया गया है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में आज गांधी घाट पर 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। दरअसल गांधी घाट पर पैर फिसलने से पिता तेज बहाव में बहने लगा। तभी पिता को बचाने के चक्कर में बेटे ने भी नदी में छलांग लगा दी। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने पिता को तो बचा लिया, लेकिन बेटे का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और रुड़की के नगला इमरती बाईपास पर रोडवेज बस और बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लड़कों की मौके पर मौत। पुलिस ने बस के ड्राइवर को पकड़ लिया है। हादसे के बाद सड़क पर भी जाम लग गया, जिसे पुलिस ने खुलवाया है। बाइक सवार जिसमें 2 लोग सवार थे, उनका एक बस की आमने सामने टक्कर से दोनों ही युवकों की इसमें मृत्यु हुई है। उनके वेयरअबाउट्स अभी हम लोग पता कर रहे हैं। उनके परिजनों को भी इत्तला की गई है। जो बस का जो ड्राइवर है वो हमारे हिरासत में है। और कोटद्वार के नजीबाबाद रोड पर कौड़िया के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि स्कूटी का पीछे का हिस्सा ट्रक से टकराया और लड़की अपनी स्कूटी के साथ किनारे गिर गई और ट्रक के टायर के नीचे आने से बच गई। लड़की को मामूली चोटें आई हैं और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। हल्द्वानी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर गौला नदी में काम करते हुए एक जेसीबी मशीन बहने से बच गई। जिस समय मशीन में फंसी
जिस समय मशीन गौला नदी के बहाव में फंसी थी, उस समय एक मशीन पर ड्राइवर और उसका हेल्पर भी सवार था। हालांकि गनीमत रही कि दोनों समय रहते कूद गए और उनकी जान बच गई। दरअसल पिछले दोनों दिनों से बारिश हो रही है। इसके बाद गौला नदी पर बने पुल को जमीन से जोड़ने के लिए बनाई गई अप्रोच रोड भी बह गई थी। इसी को देखते हुए गौला नदी पर एक रोड बनाकर वैकल्पिक सड़क बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान जेसीबी नदी के बहाव की चपेट में आ गई। पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए हम और चमोली में 2 दिन के बाद मलारी नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी हाईवे लाता के पास मलबा आने से बंद हो गई थी, जिसकी वजह से कई यात्री भी वहां पर फंसे हुए थे। प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट से देहरादून पुलिस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल साल 2002 में देहरादून कोर्ट ने एसएसपी के बंगले के मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून एसएसपी को बंगला खाली करने के आदेश जारी किए थे, जिस पर पुलिस ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आदेश के खिलाफ चुनौती दी थी। बाद में साल 2014 से बंगले का किराया भी 86,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख देने की बात कही गई थी और आगे की कार्रवाई के लिए पूरा मामला एक बार फिर से देहरादून जिला कोर्ट को सौंपा गया है। मामले में एसएसपी देहरादून का कहना है कि अब देहरादून कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा, अपने साक्ष्य रखेगा। स्टेज पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जो एक्स पार्टी जजमेंट हुआ था और जो उसको जो है वो जजमेंट सही नहीं था और इसके बाद पूरे मामले को रिफर कर दिया है जिला न्यायाधीश के कोर्ट में और इसमें फिर से बताया गया कि सभी दस्तावेजों के साथ जो संबंधित पक्ष है वो अपना पक्ष रखे। चूंकि पूर्व में जो पक्ष रखा गया था उससे वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से नहीं आ पाया था और इस कारण से जो नेगेटिव जजमेंट हो गया था उसकी अपील में लगातार 12 साल से करीब माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग था। अब एक बड़ी रिलीफ मिली है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली से वर्चुअली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाए। पीडब्ल्यूडी को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढों को मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुरक्षित की जाएं। अब आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफिस नहीं भटकना पड़ेगा। अब 60 साल की उम्र होते ही खुद ही वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी तक लाभार्थी को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता रहा है, जिसमें आय प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर ग्राम सभा की खुली बैठक से प्रस्ताव पास करवाना शामिल है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होता है, जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारियों से वेरीफाई कराना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब अधिकारी खुद इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दरअसल शासन ने प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग, नगर आयुक्त, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत को पत्र भेजकर ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों की 15 अक्टूबर तक सूची मांगी है, जो 59 साल 6 महीने की आयु पूर्ण कर चुके हों, जिससे 60 साल का होने से पहले ही पात्रता की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए। तो अब सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम सभी लोगों को जो 60 वर्ष का हो जाए उसको हम तुरंत पेंशन दें। यानी कि 60 साल होने की स्थिति में है, उससे पहले उसकी पूरी जानकारी, उसके डाटा, उसके डिटेल्स ले ली जाए। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो हमारा वर्षगांठ का है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सारी जानकारी ले रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, तो उसमें कुछ इस प्रकार की भी घोषणा हो। हालांकि इस पर अभी होमवर्क चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे पेंशन के लिए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा।
ये अगर इस तरह की कोई बात आई है और इस तरह का कोई शासनादेश हुआ है और मुख्यमंत्री जी के अगर मंशा इस तरह से है तो ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है और ये इससे जो है एक गरीब तबके को बहुत सारा लाभ होने वाला है। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा इस विषय पे क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है और एक पोर्टल के माध्यम से अगर लोगों को ठीक समय पे सही सब सुविधाएं मिल जाती है एक स्थान पे तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। प्रदेश में वर्तमान में 5.5 लाख से ज्यादा लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। सरकार का मकसद है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लोगों को भटकना न पड़े। सीएम धामी के निर्देश पर एडवांस में ये डेटा मांगा गया है। ठीक 60 साल पूरे होते ही ऑटोमेटिक मोड में अब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनाई गई, जिसकी दूसरी बैठक मंगलवार को हुई। अब अगली बैठक 4 अक्टूबर को होगी। समिति के अध्यक्ष और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है और इसीलिए समय लग रहा है। मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस के दोनों विधायक मौजूद रहे। ममता राकेश और हरीश धामी पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ममता राकेश ने कहा कि बैठक की सूचना काफी देर से दी गई और बीजेपी बिना मतलब की बातों को मुद्दा बनाती है। एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहां प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखेंगे अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष मुद्दा बनाने की आदत है। प्रवर समिति में सदस्य बना गया। तो बैठक की सूचना बहुत लेट मिली थी हमें, एक दिन पहले 3 बजे शाम को सूचना मिली। अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं बाहर थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। आज मीटिंग है, आज मीटिंग में आए और अपने विचार रखेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर यहां 18 आईएफएस के तबादले हुए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को हटाया गया। रंजन कुमार मिश्रा को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बना दिया गया है। वहीं कोकोरोसो राजाजी पार्क के डायरेक्टर बनाए गए। बड़ी खबर, समीर सिन्हा को हटा दिया गया। कोकोरोसो बने राजाजी पार्क डायरेक्टर, रंजन मिश्र बने हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये बड़ी और अहम जानकारी। 18 आईएफएस के तबादले। दिल्ली में लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान उत्तराखंड के विकास से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सांसद बलूनी ने मुख्यमंत्री से अपनी लोकसभा के सिंगटाली पुल निर्माण की कार्रवाई में तेजी से बढ़ाने का अनुरोध किया है, तेजी लाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की 25,000 महिलाओं से टेक होम राशन का काम छिन चुका है। अब ये काम NCCF नाम की एजेंसी करेगी। बेरोजगार महिलाओं के साथ महिला कांग्रेस में प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग की टेक होम राशन स्कीम सवालों में घिर गई है। जो काम 5,000 स्व सहायता समूह की 25,000 महिलाएं करती थीं, वो काम NCCF नाम की एजेंसी को देने की तैयारी है। मंगलवार को समूह की महिलाओं और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिलाओं का कहना है कि इस छोटे से काम से उनका घर-बार चलता है, इसीलिए एजेंसी को काम नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने चेतावनी दी कि बुधवार को सचिवालय घेराव होगा और तब भी बात नहीं सुनी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। हमारी डिमांड तो वही हमारा रोजगार है, जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के द्वारा हम 2014 सितंबर से कर रहे थे और अचानक से ये कहा गया कि मतलब ये योजना भारत सरकार ने बंद कर दी है। तो अगर भारत सरकार ने बंद कर दी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को जो इनवाइट करके उनको रोजगार दे रहे हैं, उसके खिलाफ है हमारा कि हमारा रोजगार हमें दो। देखिए, कल हम लोग सचिवालय के बाहर बैठेंगे और अगर गवर्नमेंट इस मुद्दे पे सीरियस नहीं होती, हमारी बहनों का रोजगार उनको वापस नहीं करते, तो ये पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की मातृशक्ति की बात है। मामला महिला बाल विकास विभाग से जुड़ा है, जिसकी मंगलवार को मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक ली।
अब सवाल है कि महिलाओं के विरोध के बावजूद क्या काम एनसीसीएफ को ही मिलेगा, जिसे बिना टेंडर काम देने के आरोप लग रहे हैं, या फिर महिलाओं की चेतावनी के बाद सरकार फैसला बदलेगी। टेक होम राशन को लेकर किस प्रकार का विवाद है या किस प्रकार का उनके एजेंडे में क्या विषय लिया हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई विषय नहीं है जिससे कि जो है जन कल्याण या गर्भवती महिला या बच्चे कहीं पे प्रभावित हो रहे हैं। यदि उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण विभाग का कोई बेहतरीन निर्णय करना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हैं। एजेंसी को काम दिए जाने की बात से स्व सहायता समूह की महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि सवाल रोजगार का है। अब देखना होगा कि विरोध की चेतावनी के बाद प्रदेश की 25,000 महिलाओं को काम मिलता है या उनसे काम छिनता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पौड़ी में ई ऑफिस प्रणाली का अधिक उपयोग न कर पाने पर डीएम पौड़ी ने एसडीएम सतपुली कोटद्वार समेत 12 अधिकारियों के सितंबर माह के वेतन को रोकने के निर्देश दिए। दरअसल डीएम ने आज शाम को ई ऑफिस की समीक्षा बैठक की। ई ऑफिस के माध्यम से पत्राचार करने में फिसड्डी कई विभाग रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों की स्थिति खराब है वो जल्दी ही सभी प्रकार के पत्राचार को ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से करेंगे। रौतेला बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने बाबा केदार के भी दर्शन किए और ऋषि रौतेला अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बद्री केदार की यात्रा पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोई भी कहीं भी कठिनाई नहीं है और अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अच्छा कुमारी, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से? हम तो ये ठीक है। मैनी टाइम्स। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का इतिहास सदियों पुराना है। उतनी ही खास है तीर्थ पुरोहितों की बहियां, जिसमें देश भर में फैले उनके यजमानों की वंशावलियों को संजो कर रखा जाता है। देखिए रिपोर्ट। शास्त्रों में हरिद्वार को कलयुग का प्रधान तीर्थ बताया गया है। यहाँ साल भर गंगा स्नान के लिए तो लोग पहुँचते ही हैं, वहीं अपने दिवंगत परिजनों की अस्थि विसर्जन और उनके लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और विधि विधान से कर्मकांड कराने का काम यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं। सदियों से तीर्थ पुरोहित और यजमानों का संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उनकी वंशावली बांटते थे, भाई तब आपके दादाजी आए थे, तब आपके परदादाजी आए थे, तब आपके सकड़ दादाजी आए थे, ये उन्होंने लिखा है, ये उनके पिता, बेटा, पोता, बहू, पत्नी, बच्चे, ये सब नाम रिकॉर्ड उसमें दर्ज होते थे, नीचे साइन होते थे, कौन आया, किसके राजी खुशी यात्रा के आया, किसी की अस्थि लेकर के आया। तीर्थ पुरोहितों के पास एक खास दस्तावेज होता है जिसे बही कहा जाता है। यहाँ पहुँचने वाले हर यजमान की जानकारी तीर्थ पुरोहित बही में दर्ज करते हैं। यजमान के पूर्वजों का नाम, उनके हरिद्वार आने की वजह और गांव का पता सब दर्ज किया जाता है। सैकड़ों सालों से ये परंपरा यूं ही चलती आ रही है। बही में दर्ज जानकारी इतनी सटीक और अधिकृत होती है और सरकारी कामकाज के साथ अदालतों में चल रहे वाद विवाद के निपटारे में भी काम आती है। यहाँ का लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% कोर्ट इसका पूरा सम्मान करती है और कोर्ट इसका वैलिड मानती है। कई बार ऐसा होता है तीर्थ पुरोहितों को कई गवाही के लिए जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है वहाँ पर। हाँ, कोर्ट में सब इसको लेकर के इसका दस्तावेज दे जाना पड़ता है, तो हम दे देते हैं यहाँ से नोटरी करा के, टेस्ट करा करके। तीर्थ पुरोहितों से मिले बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दूर दराज से पहुँचने वाले लोग पुरोहितों से मिलकर यात्रा का ब्यौरा दर्ज करते हैं। तीर्थ पुरोहितों की बहियों में किसी भी यात्री की पूरी वंशावली लिखी होती है, इसलिए पुरोहितों के साथ यजमान का भावनात्मक लगाव भी होता है। जो भी आए हैं पूजा पाठ करने, सब पुरोहित से मिलते हैं और डिटेल उनका इसमें होता ही है सब कुछ। इससे अपनापन भी लगता है। नाम आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। आपको इतने तो नाम खुद याद नहीं ढूंढ, कहीं भूल भी जाते तो बता देते हैं, ऐसे पूछो तो पता चल जाता है हाँ सच में थे, हमारे पूर्वज का नाम ये था, पता चल जाता। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। लोग अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए हरिद्वार पहुंचकर श्राद्ध कर रहे हैं। साथ ही तीर्थ पुरोहितों और यजमानों के पारंपरिक संबंध को भी आगे बढ़ा रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।